नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो एक किताब कम और एक पंथ यानी कल्ट ज्यादा लगती है। रिच डैड पुअर डैड। दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो इसे अपनी फाइनेंशियल बाइबल मानते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई फाइनेंशियल गुरु है या फिर एक खतरनाक मिथक बेचने वाली किताब। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब में क्या है, वो तो कोई भी समरी बता देगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब इतनी प्रभावशाली और साथ ही इतनी विवादास्पद क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इसका जो मूल विचार है वो दो पिताओं की सोच का टकराव है। एक गरीब पिता जो हाईली एजुकेटेड हैं, सरकारी नौकरी में हैं और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, और दूसरे हैं अमीर पिता, स्कूल ड्रॉप आउट लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया के कह सकते हैं बादशाह हैं। और इन्हीं दो दर्शनों की लड़ाई इस किताब की जान है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। किताब का सबसे बड़ा आइडिया जिसने असल में इसे इतना फेमस किया वो है माइंडसेट शिफ्ट। किताब कहती है कि अमीर बनना ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है बल्कि सही तरह से सोचने के बारे में है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? ये बहुत गहरा है और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये एक तरह से जिंदगी देखने का नजरिया बदलने की बात है। मतलब आप एक उपभोक्ता हैं या एक निर्माता, एक कंज्यूमर हैं या क्रिएटर। किताब इसी फंडामेंटल सवाल पर चोट करती है। पुअर डैड की सोच हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है। अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो और किसी और के लिए मेहनत से काम करो। बिल्कुल, इस रास्ते में आप पैसे के लिए काम करते हैं। रिच डैड की सोच कहती है सिस्टम को समझो और सिस्टम बनाओ। अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ, बिजनेस बनाओ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, स्टॉक खरीदो। यानी पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। एग्जैक्टली। और एक मिनट, क्या ये सुरक्षित नौकरी वाली सोच इतनी बुरी है जैसा किताब में दिखाया गया है? मेरा मतलब है, आज के अनिश्चित माहौल में जहां स्टार्टअप्स रातों रात बंद हो जाते हैं, क्या एक स्थिर सैलरी मन की शांति नहीं देती? मुझे लगता है किताब इस पहलू को कुछ ज्यादा ही विलन बना देती है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और यही इस किताब की पहली बड़ी आलोचना का आधार भी है। किताब सुरक्षा को एक तरह की कमजोरी की तरह पेश करती है, जबकि हकीकत में ज्यादातर लोगों के लिए एक स्थिर आय ही निवेश शुरू करने का आधार बनती है। आप हवा में तो बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन किताब का असली पॉइंट ये नहीं है कि नौकरी बुरी है। उसका पॉइंट है कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। वो इसे चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। आप कमाते हैं, बिल भरते हैं, फिर कमाते हैं और बस उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। हाँ, और किताब इसी साइकिल को तोड़ने की बात करती है। मुझको आगे ले जाता है किताब का वो सुनहरा नियम, जो शायद सबसे सरल लेकिन सबसे क्रांतिकारी आइडिया है। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। हाँ, और इसकी परिभाषा इतनी सीधी है कि मतलब कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाए। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, बस। और ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। बिल्कुल। और ये परिभाषा पारंपरिक अकाउंटिंग की परिभाषा से अलग है और यही इसे शक्तिशाली बनाता है। अकाउंटिंग में तो आपका घर, आपकी कार सब आपके एसेट्स में गिने जाते हैं। हाँ। सच कहूं, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि मेरा घर एक एसेट नहीं लायबिलिटी है, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया था। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सपनों पर सवाल उठा रहा हो। बिल्कुल करते हैं। और यही तो इस किताब की प्रतिभा है। ये आपको असहज करती है, आपकी सबसे गहरी वित्तीय मान्यताओं को चुनौती देती है। तो उनके हिसाब से घर लायबिलिटी कैसे हुआ? किताब के अनुसार अगर आपके घर पर लोन है, आप हर महीने ईएमआई और मेंटेनेंस पर भारी रकम खर्च कर रहे हैं, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। अच्छा। इसलिए उस नजरिए से वो एक लायबिलिटी है। ये आपको एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर फोकस करने पर मजबूर करती है, और वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो, पैसा आपकी तरफ बह रहा है या आपसे दूर जा रहा है? बिल्कुल। ये एक इतना सरल सवाल है, लेकिन हम अपनी सबसे बड़ी खरीदारी करते वक्त ये सवाल पूछते ही नहीं है। और ये सीधे तौर पर स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा पर भी सवाल उठाता है। हमें पाइथागोरस थ्योरम सिखाया जाता है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस का पी भी नहीं सिखाया जाता। सही बात है। हमें कमाना सिखाते हैं, पर उस पैसे को मैनेज करना और उसे बढ़ाना नहीं सिखाते। और शायद इसी गैप को ये किताब भरने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि ये इतनी लोकप्रिय हुई। ये कोई जटिल फाइनेंस टेक्स्ट बुक नहीं है। इसकी कहानी कहने की शैली ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, ये एक कहानी है, रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन की कहानी। बिल्कुल, दो पिताओं से मिले सबक की कहानी,
ये इसे एक लेक्चर नहीं बल्कि एक दिलचस्प यात्रा बनाती है। आप सिद्धांतों को कहानी के जरिए सीखते हैं, जो उन्हें याद रखना आसान बना देता है। ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका जो दोहराव है, जो इसकी एक बड़ी आलोचना भी है, वो असल में इसकी कहानी कहने की शैली का ही एक साइड इफेक्ट है? बहुत अच्छा कनेक्शन है। जैसे एक लोक कथा में मुख्य संदेश को बार बार याद दिलाया जाता है, ये किताब भी अमीर सोचो, एसेट्स बनाओ जैसी बातों को हर चैप्टर में दोहराती है। हाँ, और एक अनुभवी निवेशक के लिए ये दोहराव उबाऊ हो सकता है। उन्हें लगेगा कि 200 पन्नों की किताब का सार 30 पन्नों में बताया जा सकता था। सही। लेकिन एक नौसिखिए के लिए, जिसे पैसे की दुनिया डरावनी लगती है, ये दोहराव जरूरी हो जाता है। ये उन आइडियाज को उनके दिमाग में बिठाने में मदद करता है। तो किताब की एक ताकत ही दूसरे नजरिए से उसकी कमजोरी बन जाती है। बिल्कुल। और इसी सरलता में ही शायद इसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी है ना? पहली तो ये कि ये आपको क्यों तो बताती है, पर कैसे नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये कहती है निवेश करो, लेकिन ये नहीं बताती कि कहाँ करें, कैसे करें, रिसर्च कैसे करें। सही कहा। ये किताब एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह है। ये आपको जोश से भर देगी कि आपको अपनी वित्तीय जिंदगी बदलनी है, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि पहला कदम क्या उठाना है। मतलब ये आपको मंजिल तो दिखाती है, पर नक्शा नहीं देती। बिल्कुल। इसके लिए पाठकों को ये समझना होगा कि ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। इसके बाद आपको असली काम खुद करना होगा। स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना होगा, रियल एस्टेट को समझना होगा, या किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी होगी। एग्जैक्टली। और यहीं से हम इसकी सबसे गंभीर और शायद सबसे खतरनाक आलोचना पर आते हैं, जोखिम का महिमा मंडन। हाँ, ये किताब बिजनेस और निवेश को असलियत से कहीं ज्यादा आसान दिखाती है। ऐसा लगता है कि बस एक साहसी कदम उठाओ और आप अमीर बन जाओगे। और ये वाकई में खतरनाक हो सकता है, खासकर एक नए और उत्साहित पाठक के लिए। क्यों? क्योंकि असल दुनिया में हर बिजनेस सफल नहीं होता। 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। हर इन्वेस्टमेंट मुनाफा नहीं देता। किताब प्रेरणा देने के लिए सफलताओं पर ज्यादा ध्यान देती है और असफलताओं को कम करके आंकती है। अच्छा। असल दुनिया में अमीर निवेशक अंधाधुंध छलांग नहीं लगाते, वो एसिमेट्रिकल रिस्क ढूंढते हैं। एसिमेट्रिकल रिस्क, उसका क्या मतलब हुआ? मतलब जहां नुकसान की संभावना सीमित हो लेकिन फायदे की संभावना बहुत बड़ी हो। किताब इस बारीकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। तो ये कहना सही होगा कि ये आपको छलांग लगाने के लिए तो प्रेरित करती है, लेकिन पैराशूट कैसे पहनना है ये नहीं बताती। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। आपको ये तो बताती है कि डर के आगे जीत है, पर ये नहीं बताती कि डर को मैनेज कैसे करना है। बिल्कुल। ये आपको साहसी बनने को कहती है, लेकिन साहसी और बेवकूफ होने के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। और किताब वो रेखा नहीं खींचती। नहीं, असल वित्तीय सफलता परिकलित जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेने से आती है, अंधे जोखिम से नहीं। किताब पढ़ने के बाद किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे अपनी नौकरी छोड़कर और अपना सारा पैसा किसी अनजान बिजनेस में लगा देना चाहिए। यह तो वित्तीय आत्महत्या होगी। बिल्कुल। तो इन सभी ताकतों और कमियों को देखते हुए यह किताब आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है और किसे इससे दूर रहना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से ये एक तरह की फाइनेंशियल ट्रेनिंग व्हील्स वाले किताब है। ट्रेनिंग व्हील्स? हाँ, अगर आप एक छात्र हैं या अभी नौकरी शुरू की है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पैसे की दुनिया से डर लगता है, तो ये किताब आपके लिए बेहतरीन है। ये आपके दिमाग के जाले साफ करेगी और आपको एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करेगी। तो ये बिगिनर्स के लिए है? हाँ, उनके लिए गेम चेंजर हो सकती है। और किसके लिए नहीं है? अगर आपको पहले से ही निवेश का अनुभव है, आप बैलेंस शीट पढ़ना जानते हैं या आप एक अनुभवी बिजनेस पर्सन हैं, तो ये किताब आपको कुछ नया नहीं देगी। बिल्कुल। आपको इसका दोहराव और सरलता शायद परेशान भी करेंगी। ये उनके लिए नहीं है जो पहले से ही दौड़ में शामिल हैं, ये उनके लिए है जो अभी स्टार्ट लाइन पे खड़े हैं। तो अगर हम इसके मुख्य सबकों को निचोड़ें तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 मुख्य सबक हैं। पहला, पैसे से डरो मत, उसे समझो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरा, सिर्फ एक आय के स्रोत पर निर्भर मत रहो। एसेट्स बनाने पर ध्यान दो जो आय के नए स्रोत बना सकें। और तीसरा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इन वजहों से भले ही इसमें कमियां हो, इसे 5 में से 4 स्टार देना गलत नहीं होगा। मतलब ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन सोच बदलने वाली सबसे शक्तिशाली किताबों में से एक है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड आपको अमीर बनने का स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देती, लेकिन ये उस चिंगारी को जरूर जला सकती है जो आपको उस रास्ते पर ले जाए।
ये आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन अमीर बनने की सोच जरूर देती है। ये एक शुरुआती बिंदु है।